नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 मस्त में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी क्लासेस को कंप्लीट भी कर चुके होंगे। तो अब चलते हैं हम रिवीजन की नेक्स्ट क्लास पर, जो कि होने वाली हमारी टॉप 5 शॉर्ट आंसर की, लेकिन किसके? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कहे तो सप्लीमेंट्री के जो 2021 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं और जो बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ वही क्लासेस में रखे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कि हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी? तो लिखा है कि व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जो हैरियट थे वो ट्रिकी के लिए क्यों बहुत ज्यादा चिंता में थे। तो ट्रिकी के लिए चिंता में क्यों होते हैं? कहते हैं डॉक्टर हैरियट सॉ द डॉग विद हिज मिस्ट्रेस मिसेस फम्फ्रे, ही वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब कह रहे हैं जब डॉक्टर हैरियट जो होते हैं उस डॉग को देखते हैं किसके साथ? उसकी मालकिन के साथ, जो मिस्ट्रेस होती है। मिस्ट्रेस कौन होती है? मिसेस फम्फ्रे। फम्फ्रे जो होती है उसकी मिस्ट्रेस, उसके साथ जब देखते हैं तो उसको देखकर वो चौंक जाते हैं उसका अपीयरेंस देख के, यानी उसको जो देख रहे थे, जो उसका नजरिया, मतलब जिस तरह से वो हो चुका था, उसका रंग रूप बिल्कुल बदल चुका था, उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए। द डॉग हैड बिकम ह्यूजली फैट, और डॉग क्या हो चुका था? बहुत ही फैट हो चुका था, बहुत ही मोटा हो चुका था। ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, अब वो ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था, बिल्कुल जैसे जिसके 4 पैर वाला ब्लोटेड सॉसेज, जैसे पूरा हुआ फूला हुआ सॉसेज हो। सच एज अ मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डॉग रियली वरीड द डॉक्टर। अब कह रहे हैं इस तरह की जो कंडीशन थी, उसकी दयनीय स्थिति थी, उसको देखकर क्या हुआ? कुत्ते की जो मिजरेबल कंडीशन थी उसको देखकर क्या हुआ? वो डॉक्टर जो थे वो बहुत ज्यादा चिंता में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ वाज मिसेस फम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी? कह रहे मिसेस फम्फ्रे जो थी वो किस तरह रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी, जो डॉग की कंडीशन थी वो इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी। यानी जो डॉग ट्रिकी डॉग जो था उसकी कंडीशन को बेकार करने में मिसेस फम्फ्रे किस तरह रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार थी। तो मिसेस फम्फ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन एज ही वाज वीक एंड डल। अब कह रहे मिसेस फम्फ्रे जो था वो सोचती थी कि जो ट्रिकी है वो सफर कर रहा है, जूझ रहा है किससे? मॉल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी से वो जूझ रहा है, इसीलिए वो कमजोर है। एज ही वाज वीक, WEAK, एज ही वाज वीक, इसको ठीक कर लेना, वीक WEAK होगा, ठीक है। एंड डल, वीक एंड डल, यानी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और बहुत ज्यादा सुस्त हो चुका था। सो शी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक कॉड लिवर ऑयल एंड माइल्ड बिटवीन द मेन मील्स एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर टू मेक हिम स्लीप। अब कह रहे हैं इसीलिए वो क्या देने लगी? उन्होंने स्टार्ट कर दिया देना एक्स्ट्रा फूड, यानी एक्स्ट्रा खाना देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कॉड लिवर ऑयल, कॉड नहीं होता कॉड होगा, COD कॉड, कॉड लिवर ऑयल देने लगी और माल्ट देने लगी। माल्ट होता है जौटा, कॉड लिवर होता है मछली का तेल, ये सब देने लगी। किसमें? जो मेन मील्स देती थी उसके साथ साथ, यानी उसके बीच में देने लगी थी। और हॉर्लिक्स देने लगी उसको डिनर में, यानी रात के खाने के बाद हॉर्लिक्स देती थी जिससे कि वो आराम से सो सके। शी आल्सो गेव हिम क्रीम केक्स, और उन्होंने उसके साथ क्या क्या दिए? क्रीम केक्स भी दिए एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी दिया करती थी। यानी खाना भी दे रही है, खाने के साथ साथ चॉकलेट, क्रीम केक्स, ये सभी चीजें दिए जा रही हैं। इन दिस वे, इस तरह शी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। इस तरह क्या हुआ? इसी तरह जो वह मास्टर्स जो थी वो जिम्मेदार थी ट्रिकी की पुअर कंडीशन के लिए। यानी देख रहे हैं, मतलब खाना तो उसे दे ही रहे हैं, खाने के साथ साथ उसे और भी इतनी सारी चीजें दे दी जा रही थी। फिर लिखा है व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। अब कह रहे हैं ट्रिकी की जो रियल डिसीज थी वो क्या थी जिससे ट्रिकी जूझ रहा था। तो डॉक्टर हैरियट डायग्नोज दैट द ओनली फॉल्ट ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन वाज ग्रीड। क्या था? उसका सिर्फ एक चीज थी, उसकी जो हेल्थ कंडीशन को उसको बेकार कर रही थी। जब डॉक्टर हैरियट ने उसे डायग्नोस किया, उसे देखा परखा, तो क्या थी? सिर्फ ग्रीड थी, यानी क्या थी? सिर्फ लालच थी। सिर्फ क्या थी? लालच, बुरी बला, ठीक है।
फॉर फूड, यानी उसकी खाने के लिए इतनी ज्यादा लालची था, वो उसे कितना भी पेट भरा हो उसे दे दो तो वो खा लेगा। हमारे घरों में भी एक आध लोग ऐसे होते हैं। He did not know to refuse food। अब कह रहा है मैं खाना को मना करना नहीं जानता था, मैं खाना को मना नहीं कर पाता था, यानी उसके सामने खाना आया उसने लपेट दिया। He would tackle a meal at any hour of the day or night। अब वो कह रहा है वो किसी भी समय खाना खा सकता था, चाहे किसी भी समय, किसी भी घंटे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसे खाना दे दो और वो चट कर जाने वाला था। What treatment did the doctor give to Tricky? कह रहा है ट्रीटमेंट कौन सा जो डॉक्टर ने दिया ट्रिकी के लिए, कौन सा ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या इलाज दिया डॉक्टर हैरियट ने, किसको, ट्रिकी को। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट, डॉक्टर का नाम क्या था, जेम्स हैरियट पूरा नाम है। गिव द सेम ट्रीटमेंट टू ट्रिकी एज ही वुड गिव टू एनी ओवरवेट एंड लेजी डॉग। कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट जो थे उन्होंने सेम वही ट्रीटमेंट दिया जो ट्रिकी को, जो वो बाकी जो डॉग जो ओवरवेट हो जाते थे, जो आलसी हो जाते थे, उन डॉग्स को दिया करते थे, यानी सेम ट्रीटमेंट दिया, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड इनटेक एंड केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट द हॉस्पिटल। अब कह रहे हैं उन्होंने ट्रिकी का जो खाना था वो कम कर दिया और उसे अपने ऑब्जर्वेशन में यानी देख रेख में उसे रखा शुरुआत के दिनों में अस्पताल में। He gradually increased Tricky's food intake and set him free for physical activities to improve his health। अब उसने धीरे धीरे क्या हुआ, he gradually increased, अब उसकी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ट्रिकी की फूड जो खाने की मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने खाना का उसको बढ़ा दिया, यानी पहले बिल्कुल खाना नहीं देते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ उसका खाना बढ़ाते गए थे और उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, फिजिकल एक्टिविटी यानी कूदने फांदने के लिए उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, जिससे क्या होगा, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, यानी उसकी अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए उसे बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था कि कोई भी जाए, कोई भी एक्टिविटी करो जाके, कोई भी एक्सरसाइज करो जाके आराम से, कोई बाउंडेशन नहीं थी उस पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरी बात, ये जो आपके क्वेश्चन है वो सभी आपके अवतार क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो उसको अच्छे से देख लें जाके, अच्छे से अवतार के इस पेपर को आप खोल लें क्वेश्चन बैंक को, उससे पढ़ लें जाके। व्हाई मिसेस पंपरे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिसेस पंपरे जो थी ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो मिसेस पंपरे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। मिसेस पंपरे जो थी वो चिंतित थी ट्रिकी के लिए क्योंकि वो क्या था, अनवेल था, यानी ठीक नहीं था। शी फील दैट he is suffering from a serious health issue such as malnutrition। अब वो उन्हें लगता था कि वो है एक सीरियस सफरिंग से, मतलब सीरियस हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है, सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो कि थी मॉल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की कमी। एज ही बिकम डल एंड सीम्स टू हैव नो एनर्जी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल डल होता जा रहा है, आलसी होता जा रहा है, लेजी होता जा रहा है और इसमें एनर्जी भी नहीं लगती है, यानी बिल्कुल थका थका रहता है और कोई भी इसमें एनर्जी या ताकत नहीं रहती है। तो ये थे हमारे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के 5 बेहतरीन क्वेश्चन जिनसे शायद आपको बाहर कुछ पढ़ना पड़े। फिर जो सेकंड चैप्टर हमारा द थीव्स स्टोरी, उसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। तो नरेटर कौन है थीव्स स्टोरी के और व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। कह रहे हैं और उनका प्रोफेशन क्या था जब वो अनिल से मिलते हैं, अनिल से मिलने से पहले उनका प्रोफेशन क्या था। द नरेटर ऑफ द गिवन स्टोरी इज हरि सिंह। और जो नरेटर है यानी जो वक्ता है इस कहानी के स्टोरी के, वो कौन है, हरि सिंह है। बिफोर हरि सिंह मेट अनिल ही यूज्ड टू बी अ थीफ। कह रहे हरि सिंह अनिल से मिलने से पहले क्या हुआ करता था, एक चोर हुआ करता था। although he was only 15 years old at that time he was experienced in stealing things। कह रहे जबकि मात्र वह कितने साल का था, 15 साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था चीजों को चुराने में। कह रहे जब हरि सिंह अनिल से मिलता तो उस समय मात्र 15 साल का था, लेकिन वो चीजें चुराने में बहुत एक्सपर्ट था। अब चोर होता है, उसका काम ही होता है चोरी करना, तो एक्सपर्टीज तो आ ही जाएंगी। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज। हरि सिंह जो है किस तरह का चोर था। तो हरि सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड स्मॉल टाउन थीफ हु वाज फेयरली सक्सेसफुल इन हिज थेफ्ट। अब कह रहे हैं हरि सिंह जो थे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, छोटे टाउन का, छोटे शहर का चोर था जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था उसकी चोरी में। ही न्यू हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट। अब कह रहे हैं वो जानता था कि दूसरों का ट्रस्ट यानी विश्वास कैसे जीता जाए और उनको फिर बाद में कैसे चुराया जाए बिना पकड़े। Why did the thief make friends with अनिल। अब कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा थर्ड,
कि जो थीफ था उसने अनिल को दोस्त क्यों बनाता है, अनिल से दोस्ती क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है द थीफ मेड फ्रेंड्स विद अनिल बिकॉज ही वांटेड टू हैव एन एक्वेंटेंस विद हिम टू मेक हिम हिज नेक्स्ट विक्टिम। अब कह रहे हैं द थीफ मेड फ्रेंड्स विद अनिल बिकॉज ही वांटेड टू हैव एन एक्वेंटेंस विद हिम टू मेक हिम नेक्स्ट विक्टिम। अब कह रहे हैं अनिल जो चोर था उसने अनिल को इसलिए चोर बनाया क्योंकि वह चाहता था कि उसका फायदा उठाना है चोरी करके, यानी वह उसको अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाना चाहता था, यानी जिसके यहाँ वो नेक्स्ट अगली चोरी करना चाहता था, इसीलिए वो उसके साथ दोस्ती करता है। मोर ओवर ही नीडेड अ प्लेस टू लिव, और इसके साथ साथ क्या उसे एक रहने की जगह भी चाहिए थी। ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर अनिल हु वाज अ क्रेडुलस पर्सन। अब कह रहे हैं उसने अनिल के साथ काम करना शुरू कर दिया जो कि एक क्रेडुलस पर्सन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। कह रहे हैं अनिल के लिए, कह रहे हैं हरी सिंह जो था उसको अनिल के लिए लूटना क्यों आसान नहीं था। मतलब वह सबके लिए तो लूट लेता था लेकिन इसके लिए लूटना उसे क्यों कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। कह रहे हैं ये कठिन था हरी के लिए अनिल को लूटना क्योंकि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेड। और अनिल जो था वह इसलिए नहीं लूट पाया क्योंकि अनिल जो था वो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। मतलब सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति उसे मिला जितने हरी ने आज तक, जितने लोगों से आज तक मिला था उसमें सबसे ज्यादा जो विश्वास करता था वो एक अनिल ही था जो हरी सिंह पे सबसे ज्यादा विश्वास किया करता था। ही वॉज सिंपल एंड काइंड। वह कैसा था, बहुत ही ज्यादा साधारण और दयालु था। ही हैड even given की ऑफ द डोर टू हरी। तो वो कहते हैं भाई यहाँ तक की है जो चाबी जो था डोर की यानी दरवाजे की जो चाबी था वो हरी सिंह को दे जाया करता था। हरी डिड नॉट वांट टू ब्रेक अनिल्स ट्रस्ट। और हरी जो थे हरी सिंह वो अनिल का जो ट्रस्ट था उसे तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके यहाँ चोरी करना उसे बहुत ज्यादा कठिन था। फिर लिखा है हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। कह रहा चोर कैसा सोचता था कि अनिल जो है चोरी पर कैसा रिएक्शन देगा, यानी चोरी जब उसके यहाँ हो जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे व्यवहार करेगा, कैसे उसका सामना करेगा। The thief Hari Singh thinks that Anil will be upset and angry when he finds out about the theft. अब कह रहे हैं चोर जो था हरी सिंह वो सोचता है कि अनिल जो है उदास होगा, गुस्सा होगा जब वो पाएगा कि उसकी यहाँ चोरी हो चुकी है या उसको चुरा लिया गया है, उसको लूट लिया गया है। He expects Anil to be disappointed with him, but he also believes that Anil would be not to be too harsh. अब उसको लगता था कि अनिल जो है डिसअपॉइंटेड हो सकता है विद हिम, यानी उससे जो है अनिल डिसअपॉइंट हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि अनिल वो ज्यादा कठोर नहीं होगा। मतलब इतना ज्यादा ऐसा नहीं हो जाए कि किसी पे विश्वास करना छोड़ दे, हार्श नहीं होगा, किसी के प्रति ठोस नहीं होगा, यानी वो मुझ पे गुस्सा तो होगा एक पते को लेकिन वो इतना भी हार्श, इतना भी कठोर नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि वो कैसा था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था हर किसी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर का सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने दो आपको करवा दिए हैं और दो चैप्टर द नेकलेस और भोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सप्लीमेंट्री में कुल मिलाकर आपके 5 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर भी करवाए हैं। Why was Oswald confident that Max would never return? अब कह रहे हैं ऑजवल जो था वो क्यों इतना बिल्कुल पूरी तरह से क्यों मतलब विश्वास था उसको कि जो मैक्स है वो कभी नहीं वापस आएगा। Oswald was confident that Max wouldn't return because there was no balcony and Max had jumped to his death as the room was on the 6th floor. अब कह रहे हैं ऑजवल जो था बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ज्यादा विश्वास में था कि मैक्स जो है वो अब कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां कोई भी बालकनी नहीं थी और मैक्स ने जब जंप किया तो उसकी मौत, मतलब अपनी मौत के लिए ही जंप किया था रूम से, क्योंकि जो रूम था वो कहाँ था, 6th फ्लोर पर था। कमरा कहाँ था, 6th फ्लोर पर था। वही तो है, वो झूठी कहानी बना देता है कि वहां पर एक बालकनी है, बालकनी से पिछली बार भी कोई घुसा आया था, अब तुम घुसा आए हो, और उसे वो जंप करवा देता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से। इसमें क्या है, हॉरेस डॉनवाई
डॉनवाई की कहानी है और एक लेडी जो उन्हें ही लूट जाती है। चलिए, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। अब कह रहे हैं व्हाई डज ही किसके लिए आया है? जो हॉरेस डॉनवाई है उनके लिए आया है कि वह हर साल क्यों चुराते थे, यानी चोरी क्यों करते थे। ही स्टील्स एवरी ईयर सो दैट ही कैन बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्स टू कलेक्ट। अब कह रहे हैं वह हर साल चोरी किया करते थे ताकि क्या हो, वह जो रियर बुक्स हैं, जो कठिनाई से मिलने वाली है, एक्सपेंसिव बहुत महंगी महंगी किताबें हैं, उनको जिसको वो प्यार करते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, उनका कलेक्शन करना उसे वह खरीद सके, इसलिए वह चोरी किया करते थे प्रत्येक साल। ईच ईयर ही प्लान्स केयरफुली सो एज टू स्टील इनफ मनी फॉर 12 मंथ। प्रत्येक साल क्या करते थे? वह प्लान करते थे बहुत ही सावधानी पूर्वक, जिससे क्या हो सके, वह चुरा सके उतना पैसा, उतनी मनी, उतना पैसा जो कि 12 महीने तक उनका चल सके, यानी 12 महीने जितनी भी एक्सपेंसिव बुक्स आए, जितनी भी रेयर बुक्स आए, वो खरीद सके, उसका कलेक्शन कर सके। इतनी चोरी बुक किया करते थे एक साल में। What should one do to quieten dogs as experienced by Horace Delvey? अब कह रहे हैं कुत्तों को कैसे शांत किया जाए, मतलब हॉरेस डेलवाई की नजरों में कि कुत्तों को शांत कैसे कर सकते हैं। टू क्वाइटन डॉग्स हॉरेस डेलवाई यूज्ड अ सिंपल ट्रिक। अब कह रहे हैं कुत्तों को शांत करने के लिए हॉरेस डेलवाई एक सिंपल ट्रिक यूज करते थे। ही पैटेड देम एंड स्पोक काइंडली। वह उन्हें थपथपाते थे, उनके पीठ पर हाथ रख के सहला देते थे और उनसे बहुत ही काइंडली, बहुत ही शांत से व्यवहार करते थे, विनम्रता का। ही बिलीव्ड दैट डॉग्स ओनली बार्क एट स्ट्रेंजर्स। और उन्हें विश्वास था कि डॉग जो है, जो कुत्ते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पे भौंकते हैं, बट इफ ट्रीटेड जेंटली दे बिकम फ्रेंडली एंड डू नॉट क्रिएट ट्रबल। अब उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जेंटली से, बड़े नम्रता से उन्हें ट्रीट किया जाए तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं और कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं, कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इसी ने उसकी मदद की, इसकी दिस हेल्प हिम ड्यूरिंग हिज बर्गलरीज। और यही हेल्प करता था उन्हें चोरी के समय यही चीजें उन्हें हेल्प करती थी। और ये बात सही है, आप किसी भी कुत्ते को उसके नाम से बुला लो, कुत्ता शांत हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। अब कह रहे हैं ग्रिफिन ने अचानक से क्यों उतार दिए, क्या उतार दिए, थ्रो ऑफ मतलब फेंक दिए, उतार दिए। When the two attendants discovered him at the store, कह रहा है जब दो अटेंडेंट्स ने उन्हें डिस्कवर कर लिया स्टोर में, यानी जब उन्हें देख लिया स्टोर पर, दे रैन आफ्टर ग्रिफिन, तो वो ग्रिफिन के पीछे भागते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही हैड टू थ्रो ऑफ हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल अगेन। और कह रहे हैं इससे प्रकार क्या होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने सारे कपड़े जो होते हैं वो उतार देते हैं, इनविजिबल दोबारा से हो जाते हैं, यानी दोबारा से क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। फिर लिखा है सेकंड क्वेश्चन, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। कहने ग्रिफिन कौन थे और उन्होंने क्या, किसकी खोज की थी। तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड अ ड्रग दैट कुड मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट। कह रहा है ग्रिफिन जो थे एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था एक ड्रग जो क्या कर सके, जो ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य बना सके और ट्रांसपेरेंट बना सके, जिसके आर पार का देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आज जबकि उनकी इन्वेंशन वाज रिमार्केबल, ग्रिफिन यूज्ड इट irresponsibly, committing theft and creating fear, which ultimately led to his downfall। कह रहे जबकि हुआ क्या, उनकी जो इन्वेंशन थी वो बहुत ज्यादा यादगार थी, रिमार्केबल थी, यानी ऐसी इन्वेंशन बहुत कम होती हैं, ऐसी होना। लेकिन ग्रिफिन ने हुआ क्या, इसको बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसकी बहुत ज्यादा बेकार तरह से इसका यूज किया, किससे करने में, चोरियां करने में और लोगों में डर पैदा करने में, जिससे ने क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उसे उसके डाउनफॉल की तरफ ले गए, यानी जिससे क्या हुआ, उसका विनाश हो गया। अब कोई भी चीज है जिसका यूज करना चाहिए, अगर आप उसका मिसयूज, दुरुपयोग करेंगे तो वो आपके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बन जाएगी। तो सेकंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा, अगर हम देखें तो नेकलेस, द नेकलेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए इससे करते हैं। व्हाट वुड माटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ। कह रहे हैं माटिल्डा जो थी अक्सर क्या ड्रीम करती थी, क्या सोचती थी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है माटिल्डा।
या कहें द नेकलेस। Matilda would often dream of all delicious, luxurious, elegant dinners, marvelous dishes, beautiful dresses, jewels, adoration, a life of glory। अब माटिल्डा क्या क्या अक्सर ड्रीम करती थी? डिलीशियस, लग्जूरियस, एलिगेंट डिनर्स, मार्वलस डिशेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, जूल्स, एडोरेशन एंड अ लाइफ ऑफ ग्लोरी। मतलब ये सब चीजें वो क्या करती थी? ड्रीम करती रहती थी। बेहतरीन, हर एक चीज क्या हो? बेहतरीन हो, आरामदायक हो, खाना भी बेहतर से बेहतरीन हो, सुंदर हो, और डिशेज जो हो सब एकदम मार्वलस हो। कपड़े जो हों वो बहुत ज्यादा आकर्षक हों, सुंदर हों, ज्वेल्स भी ऐसी होनी चाहिए, ज्वेलरी, ईयररिंग्स वगैरह सभी कुछ होने चाहिए, और संभालने के लिए उनकी जो ग्लोरी, भाग्य हो, मतलब भाग्य ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, किस्मत खूबसूरत होनी चाहिए। What did Matilda throw the invitation spitefully? अब कह रहे माटिल्डा जो है वो इनविटेशन को बड़ी बुरी तरह से क्यों फेंक देती है, मतलब बेकार तरह से गुस्से में क्यों फेंक देती है? माटिल्डा was simply displeased। कह रहे माटिल्डा जो थी वो नाराज थी। when her husband showed her the invitation, जब उनके पति उन्हें इनविटेशन शो करते हैं। she felt humiliated and throw the invitation होगा, यहाँ पर क्या होगा? इनविटेशन, ठीक है। अब माटिल्डा क्या सोचती थी? माटिल्डा सोचती थी उनकी बेइज्जती होगी, और उन्होंने क्या किया? इनविटेशन को बड़ी ही बेकार तरह से फेंक दिया। as he had nothing beautiful enough to wear at the ball। बॉल मीन जो हमारी पार्टी थी, डांस पार्टी, उसको बोलते हैं बॉल, ठीक है। तो कहते हैं उनके पास क्योंकि कोई भी सुंदर ड्रेस, वो कह रही थी कुछ भी ड्रेस पहनने को नहीं थी जो वहां पर वो बॉल पार्टी में पहनकर चली जाए। इसीलिए उन्हें क्या लग रहा था कि मेरी बेइज्जती होगी, इसीलिए उन्होंने पार्टी में जाने से पहले क्या किया? बड़े गुस्से से उस कार्ड को ही फेंक दिया था। फिर कहा है हाउ डिड मैडम लॉइजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। कह रहे मैडम लॉइजल जो थी वो कैसी लग रही थी जब उन्होंने पार्टी में जब वो जाती हैं तो वो कैसी लग रही थी? तो मैडम लॉइजल वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन। मैडम लॉइजल जो क्या थी? वो सेंटर थी अटेंशन का, यानी सभी लोग उन पर ध्यान दे रहे थे। कहां पर? पार्टी में। यानी सबका ध्यान किसकी तरफ जा रहा था? मैडम लॉइजल की तरफ। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हर ब्यूटी, हर जॉय एंड द गॉर्जियस स्माइल अट्रैक्टेड ऑल। कह रहे उनकी सुंदरता, उनकी हंसी और उनकी जो स्माइल थी उसने सबको अट्रैक्ट किया, सबको लुभावित किया, सबको प्रभावित किया। सी डांस हैप्पीली, वह खुशी खुशी नाच रही थी। हेंस सी हैड अ सक्सेसफुल एंड एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल। कार क्या था? उनकी जो पार्टी थी वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थी, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा थी। शाम की पार्टी, शाम की बॉल पार्टी। Why was Matilda unhappy in her early marriage? अब कह रहे हैं शुरू में जो माटिल्डा थी वो अपनी लाइफ से, अपनी जो शादी थी उससे क्यों खुश नहीं थी? तो माटिल्डा was a pretty married lady who was always unhappy in her life because she always wished to be married with a wealthy person। अब माटिल्डा जो थी वो खुश इसलिए नहीं थी अपनी लाइफ से क्योंकि वो हमेशा चाहती थी किससे मैरी करना, किससे शादी करना? एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, यानी ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी बिल्कुल। She always dreamed of living a marvelous life full of luxury। अब वह हमेशा चाहती थी कि उनकी जो लाइफ हो उनको जीना बहुत बेहतरीन तरह से जाती थी, बहुत आरामदायक लाइफ जाती थी जिसमें पूरा आराम ही आराम हो। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता ये थी, शी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स वेयरइन शी डिड नॉट लिव अ लग्जूरियस लाइफ। लेकिन वास्तविकता ये थी, वो एक फैमिली थी क्लर्क की जहां से वो बिलोंग करती थी, जहां जिसमें क्या हो सकता था? वो अपनी लाइफ को लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकती थी, यानी आराम वाली जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकती थी, ऐसी थी। लेकिन उन्होंने ये भी तो किया कि उस लाइफ में उन्होंने जीना चाहा भी नहीं, उस लाइफ को जिया भी नहीं। वाई सुलेखा कॉल्ड भोली। अब कह रहे सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा गया, ये क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो सुलेखा is called भोली because she is a simpleton who had suffered some brain damage after falling off a cot while she was 10 months old। अब कह रहे सुलेखा जो है उसको भोली इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बहुत ही साधारण थी, जिसके
कुछ ब्रेन इंजरी हो गई थी कितनी साल में, जब वो एक खटिए से, एक चारपाई से गिर गई थी, जब वह कितने मात्र 10 महीने की थी। तब वो एक चारपाई से गिर जाती है जिससे उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, सी स्लो इन लर्निंग थिंग्स एंड आल्सो स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। इसके बाद हुआ क्या, वो बहुत ही चीजों को मतलब धीरे समझ पाती थी, यानी चीजों को याद करना बहुत धीरे हो गया था, समझ पाना। और वो हकलाती भी थी जब वो बोला करती थी, यानी जब वो बोलती थी तो वो बहुत ज्यादा हकलाया करती थी। Why did वोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? अब कह रहे हैं बिशंबर से मैरी करने के लिए वोली ने क्यों मना किया। वोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर बिकॉज शी हैड डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज फ्रॉम हर फादर फॉर द मैरिज। वोली जो है रिफ्यूज कर देती है बिशंबर से शादी करना, क्योंकि वो कितने की डिमांड करता है, एक दहेज की डिमांड करता है 5,000 रुपए की उसके पिता से शादी के लिए, यानी शादी पर 5,000 रुपए की डिमांड कर देता है दहेज के रूप में, इसीलिए वोली उसे बिशंबर को शादी करने से मना कर देती हैं। सो वोली रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड कॉल्ड हिम अ ग्रेडी कावर्ड। इसीलिए वोली जो है उससे शादी करना मना कर देती हैं और उसे लालची कावर्ड कहती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वोली कंसोल हर फादर इन द एंड। अब कह रहा है कि वोली जो थी उन्होंने अपने पिता को अंत में किस तरह समझाती हैं, किस तरह कंसोल करती हैं, किस तरह शांत करती हैं। वोली कंसोल्ड हर फादर दैट इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। अब कह रहे हैं वोली ने इस तरह अपने पिता और मम्मी को समझाया, कहते हैं कि अगर उनकी शादी नहीं होती है तो वो आप लोगों की, अपने मम्मी पापा की देखभाल करेंगे उनकी बुढ़ापे में। She also told them that she would teach in the same school where she had learned so much। अब उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहां पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है, मैं वहीं स्कूल में पढ़ाया करूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज वोलीज फादर वरीड अबाउट हर। अब कह रहे हैं वोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे या क्यों चिंता करते थे। तो लिखा है, वोलीज फादर रामलाल वाज वरीड फॉर वोली बिकॉज शी वाज एन अगली एंड डम गर्ल। कह रहे हैं वोली के पापा जो रामलाल थे वो उसके लिए इसलिए चिंता करते थे क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अगली थी, डम थी, बिल्कुल सीधी थी, भोली भाली लड़की थी। शी हैड पॉक मार्क्स on her face and stammered while speaking, which might become a hurdle in her marriage। अब कह रहे हैं उसके जो थे पॉक मार्क्स थे, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स मीन्स उसके धब्बे पड़ गए थे, ठीक है, जैसे जब बोलते हैं माता होना, ठीक है, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हो गए थे और वो हकलाती भी थी जब वो बोला करती थी। यही जो थी एक परेशानी बन गई थी उसकी शादी में, यही बाधा बन रही थी उसकी शादी में। सही बात है, ये चीजें बन जाती हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। कह रहा है भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया उसकी प्राइमरी एजुकेशन, यानी उसकी प्राथमिक जो एजुकेशन थी, प्राथमिक शिक्षा जो थी, उसके लिए भोली को स्कूल कैसे ले जाया गया। तो लिखा है, भोली वाज टेकन टू स्कूल फॉर अ प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज व्हेन द प्राइमरी स्कूल opened in their place, the Tehsildar advised her father to send his daughter to the school as an example for the villagers। अब क्या है, भोली जो थी वो स्कूल ले जाई गई थी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए, क्योंकि जब उद्घाटन हुआ प्राइमरी स्कूल का उनके गांव में, तो तहसीलदार ने उनके पिता को एडवाइस दी, एक सलाह दी कि अपनी बेटी को स्कूल में भेजो, जिससे क्या हो, एक एग्जाम्पल हो, पूरे गांव के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि हाँ बताइए ये इतने बड़े लोग हैं जो अपनी बेटी को भेज रहे हैं, तो हम भी अपनी बेटियों को भेजेंगे। आफ्टर टॉकिंग विद हिज वाइफ, भोलीज फादर डिसाइडेड दैट इफ द अगली, यहाँ पर होगा भोली, भोली नहीं, क्या होगा, भोली, अगली भोली वेंट टू स्कूल इट वुड नॉट हार्म देयर अदर डॉटर्स मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। अब कह रहे हैं तब उन्होंने जब अपनी पत्नी, जो भोली की मम्मी, जो भोली के पापा थे, अपनी भोली के पापा ने अपनी वाइफ यानी भोली की मम्मी से जब बात करते हैं तो वो एक डिसाइड करते हैं कि जो बदसूरत हमारी भोली है, जो सुंदर भोली नहीं है, उसको हम स्कूल भेज देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भोली ही इतनी बदसूरत है, इतनी सुंदर नहीं है। अगर हम इसको भेज देते हैं
स्कूल में, और ये क्या है, दिमाग से स्लो भी है, तो हमारी जो बेटियां हैं उनकी शादी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पुराने समय में ये होता था कि शादी जो होगी लड़की से वो पढ़ी लिखी ना हो, यानी स्कूल जाना एक गुनाह समझा जाता था पहले जमाने में। ठीक है, तो भाई कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, हमारी बेटियों की शादी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज हाउ वोली वाज टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। कह रहे इसी कारण, इसी तरह से क्या हुआ, भोली को जो है प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा गया था, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो इस तरह ले जाते हैं उसके पिताजी उसको स्कूल। ठीक है, तो बस इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन है आपके। तो बाकी आप देखिए, आप इसको एक बार अच्छे से और पढ़ लें, और कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर छोड़ दिया करें, एक कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे मैं समझ सकूं आपकी बातों को और फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।